बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शैला बशीर, एसोसिएट प्रोफेसर सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। आज मैं मैनेजमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज मेरा टॉपिक जो है वो प्लानिंग है। प्लानिंग इज़ वन ऑफ द फंक्शन एंड द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. Management, we as know about the management that management is a process of creating an environment in which a group of individuals with some specified role relationship work together to achieve organizational objective. And for this process we have to perform 5 different managerial functions. The manager have to start from the planning, and we know that what is planning. Planning can be defined as management planning involves development of forecast, setting objective, preparing policies, program, procedure, schedules and budgets. This definition is given by Mr. Coons and O'Donnell. According to the definition, it is the बिल्कुल इब्तिदाई फंक्शन है ये हमारे मैनेजमेंट का, और इसके लिए हमें इब्तिदा करनी होती है ऑब्जेक्टिव सेटिंग से। और हम जब ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, अगर हम सिर्फ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करें, तो उसमें हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की हमेशा ज़रूरत होती है। और जब तक कि हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, हम अपने कामों को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं इसीलिए मैनेजरियल फंक्शन में सबसे पहला रोल, पहली प्लेस जो है वो प्लानिंग के लिए है। प्लानिंग में हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, वो टारगेट्स, वो गोल जो हमें अचीव करने हैं इन फ्यूचर। प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड. वी कैन नॉट प्लान आवर पास्ट, नीदर वी कैन प्लान आवर present. We always have to plan our future. So it is necessary that we have to have some objective, some target to be achieved in our future. Whenever we start our activity, any activity in our normal daily life, even if we feel ourselves thirsty, so we have to move to pick up a glass and to fill up it with water and drink it. And only in this way it will be possible for us to satisfy our thirst. Unless and until we will have a planning for this, we are well learned persons, so we can do that process, we can perform that process or activity to satisfy our thirst. Similarly, in any business organization, we have to perform a proper planning first, and then we have to go further for the other organizational activities. So, for the planning, we will start from choosing the objective. We must have an overall organizational objective, and this organizational objective will then run through our overall later on planning procedure steps. And not only in the planning steps, it will guide, this objective will guide for the rest of the managerial functions: organizing, staffing, leading and controlling. All will depend on this objective, so it is very carefully be decided, because objective of the organization is the basic activity. So after this selection of the objective, we will go further. और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का लाहे अमल बनाता है, इसलिए हमें इसमें बहुत केयरफुल रहना होता है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फैले हुए होंगे। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर या जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक या इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ करेंगे। उनको एक प्रॉपर फॉर्मल स्टेटमेंट की सूरत में लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। रीजनेबली कंप्लीट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और सिंपल शॉर्ट सेंटेंस में लिखा हुआ होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव जो है वो यकीनन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होने की वजह से डाउन दी चेन तमाम लोअर लेवल स्टाफ तक अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। लिहाजा हमें इसके छोटे छोटे और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे, जो हर अलग डिपार्टमेंट के लिए होंगे, और हर डिपार्टमेंट के हर लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम छोटे छोटे स्टेटमेंट्स इसके बनाएंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा,
और यूँ हम पूरी चेन, ऑर्गेनाइजेशन चेन के टॉप से लेकर बॉटम तक समझ में आने वाले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बनाएंगे। जब हम इस काम से फारिग हो जाएंगे तो फिर हमारा अगला स्टेप होगा कम्युनिकेट ऑब्जेक्टिव। जब तक कि हम अपने उन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो कि सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तमाम ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, उन सबको प्रॉपर पर्सनैलिटीज तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो सकते। लिहाजा अगला स्टेप ये होगा कि प्रॉपर पर्सनल तक, प्रॉपर लेवल ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक, हर डिपार्टमेंट तक इन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स को कम्युनिकेट किया जाए, उन तक पहुंचाया जाए और उनका फीडबैक हासिल किया जाए, वेदर दे आर इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट्स और नॉट। सो दिस इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. After communicating the objective, the next step of planning is premising. Premising is actually the future forecasting, looking the organizational business in our future. What will happen in our future? So actually premising is formation of assumptions about our future. What is expected in our future? What will be the activities of our competitors in the future? What will be the activities of the government, general population, and especially the customers of our organization. So we have to have a very keen and complete survey of this premising, future forecasting. We have to make some detailed study of the premising. So these premising will make some 3 types of stages: short-term premising, medium-term premising, and long-term premising. Short-term premising is the most effective and is considered as the most reliable one because the immediate future can be easily forecasted and maybe have a possibility of happening more reliably. Reliability of the current future is greater than the far future. तो लिहाजा हम प्रीमिसिंग में जब हम अपने मौजूदा स्टेटस के करीब तरीन जो है फ्यूचर के बारे में जानते हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, उससे फॉर अवे जाते हैं तो वो ज़्यादा होता है, और लॉन्ग टर्म प्रीमिसिंग निस्बतन लूज प्रीमिसिंग होती है। हम अपने तीनों स्टेजेस के लिए प्रीमिसिंग करते हैं, यानी फोरकास्टिंग अजम्पशंस बनाते हैं। इन फोरकास्टिंग अजम्पशंस को हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ में देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट में कितना शेयर पॉसिबली होगा इन द नेक्स्ट ईयर, इन द कमिंग 5 नेक्स्ट ईयर्स और द लॉन्ग अवे. So if we will find our position, our actual position in the future, it will help us to understand what will be the strength of the organization and what will be the weaknesses of our organization in the overall organizational environment. We have to face the government policies. We will have to face the changes in taxes policy of the government. We will have to face the changes of the demand of the customer. We have to face the changes in the competitive powers, competition power. So for this we must know about future very well. After doing this step, we will go to the 4th one, surveying the resources. What we have in our hands, what we actually have in our hands, what is our strength, how can we will deal with our problems, what organization have to perform to achieve organizational objective. So all the type of resources will be surveyed: material resources, financial resources, human resources, social resources, environmental and climatical resources, competitive resources, and the resources that we have the links with the government and government policies can be better be understood by the organizational member. So after having a complete review of our resources, we will be in a position to understand how much will be successful, how much we will be able to cope with the surrounding problems and environmental problems, and we will have to fight with the premising challenges, future challenges. So
Surveying resources is the next step. After looking at these two things, possible opportunities scattered and possible threats that is possibly in our future are we have to face, and after surveying the resources, that what we actually have in our organization. Now comparing these two, we will in a position to establish the organizational policy. Policy by itself is nothing, but it is a guide to future. We can say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. This is a policy. And then afterwards, after being a Muslim, we have to do each and everything according to the Islam, according to the Quran. But similarly, in organizational policies, we just have to form a statement policy. This will become a guide for the rest of our organizational activities. पॉलिसी को हम सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट की सूरत में बनाएंगे और वो सिर्फ हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आगे होने वाली तमाम तरह एक्टिविटीज़ के लिए गाइडलाइन देगा। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे कि हम स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। हमारी पॉलिसी ये है कि हम सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तब सारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जिसमें मैन पावर की सिलेक्शन आ जाएगी, हम बेस्ट पॉसिबल पर्सनल सेलेक्ट करेंगे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं बेहतरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारा रॉ मटेरियल जो ख़रीदा जाएगा वो बेस्ट होगा, हम जो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे यानी मार्केटिंग की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो भी बेस्ट होगी। हम अप्रोच करेंगे अपने बेस्ट कस्टमर्स तक जो कि अफोर्डेबल हों, यानी ऐसे लोग जो कि हमारी इस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हों, उन्हीं तक अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये हमारी पॉलिसी है। पॉलिसी अगर बिल्कुल वाइस वर्सा अपोजिट होगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हर डिपार्टमेंट की चेंज हो जाएगी। लिहाजा हमारी पॉलिसी जो है वो गाइडलाइन देती है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। एक्शन प्लान, हमें एक्शन प्लान के बगैर पॉलिसी कुछ नहीं करती। एक्शन प्लान के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे। मुमकिन नहीं है, हो सकता है कि एक एक्शन प्लान काफ़ी ना हो, हम कई सारे स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाएं और ये एक्शन प्लान हम अपनी पॉलिसी और अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने, अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये एक्शन प्लान बनाएंगे। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, उसमें से हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन्हें रखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, सही से उनको स्टडी करेंगे, जो हमें बेहतर एक्शन प्लान लगेगा हम उसको अपने लिए सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी एक्शन प्लान हो सकते हैं। एक एक्शन प्लान हम हो सकता है कि फ़ौरन इमीडिएट अप्लाई करें, फिर कुछ अर्से के बाद दूसरा एक्शन प्लान, फिर कुछ अर्से के बाद तीसरा, या जो भी हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी हम उसके हिसाब से अपने एक्शन प्लान को तैयार करके और फिर अप्लाई करेंगे। क्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लोगों से भरी हुई होगी, स्टाफ मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स से भरी हुई होगी। हम उनको कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए लगाएंगे, कैसे उनको इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी एफिशिएंसीज को बेस्ट पॉसिबल हासिल किया जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूरी हैं। टाइमिंग के हिसाब से, उनके रेगुलेशन के हवाले से, उनकी वर्क स्टेमिना के हिसाब से उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, वो किस टाइम पे आएंगे, किस वक्त क्या करेंगे और कितनी देर में, किस वक्त हमारा रॉ मटेरियल प्रोसेस के लिए डाल दिया जाए और किस वक्त हमारा रॉ मटेरियल प्रोसेस से निकाल दिया जाए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास होंगे। हमारी बेनिफिट्स उनको जो दिए जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं और जो भी रूल्स हैं चाहे तनख्वाहों से मुताल्लिक हो या इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे वो सारे के सारे उनके लिए हम रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे। उनके वर्किंग आवर्स कितने होंगे और ओवर टाइम कब लगेगा, कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें इसमें हमें डिसाइड करनी होंगी। इसके बाद हम प्रोसीजर में आ जाएंगे, हम करेंगे कैसे काम को। एक्चुअली हमें काम हाथ में आएगा तो हम उस एक्चुअल काम को करेंगे कैसे। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाइसिकल बनाती है तो पहला स्टेप ये होगा कि हम उसके तमाम पार्ट्स को जमा करें, दूसरा डिपार्टमेंट असेंबल करें, तीसरा डिपार्टमेंट फिनिशिंग करें, चौथा डिपार्टमेंट पैक करें। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा। तो हम अपने नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर डेवलप करेंगे और बनाएंगे ताकि हम प्रैक्टिकली उस काम को कैसे करना शुरू करें और कैसे इंतहा तक पहुंचाएं। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए नहीं, हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ बनाई जाएगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने प्रोसीजर बनाएगा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अपने प्रोसीजर्स बनाएगा
और इसके अलावा जो है जो भी हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे या जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो अपने प्रोसीजर्स को स्टार्ट कैसे करेंगे और ख़त्म कैसे करेंगे वो बनाएंगे। बजट यकीनन बजट्स आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। बजट्स हमें वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए हम अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने खर्चों को लिमिट करके रखते हैं। हमारे पास कितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हमने उनको डिवाइड किया होता है। लेबर पे कितना खर्चा होगा, राउंड ईयर में कितना खर्चा करेंगे, ओवरहेड पे कितना खर्चा किया जाएगा, और इन सब एक्सपेंडिचर्स को हम छोटे छोटे लिमिट्स, एक्सट्रीम लिमिट्स हम बना देते हैं, वो हमारे बजट कहलाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड अ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। सो बजट इज़ वेरी एसेंशियल। हमें अगर एक चीज़ में 4 रुपये खर्च करने हैं तो हम 4 रुपये ही खर्च करेंगे। अगर हमने 5 खर्च कर दिए तो इट मीन्स कि हमारा बजट आउट हो जाएगा, और हम अगर हर चीज़ में अपने बजट से एक्सीड करते चले जाएंगे तो हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। बजट में अगर आप सेविंग करेंगे कि 4 रुपये के बजाय हम 3 रुपये खर्च करें तब भी गलत है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल सस्ता लेकर आ गए, हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो जाएगी, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी, हमारे कस्टमर टूट जाएंगे, वो हमसे जो डिमांड कर रहे हैं वो हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लिहाजा बजटिंग करते वक्त हम बहुत केयरफुल रहते हैं। हमने बजटिंग जो है वो अपने पास्ट रिकॉर्ड को देख के, मौजूदा प्रिवेलिंग रेट्स जो हमारी मार्केट में चल रहे हैं उनको देख के, और हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए हम अपने बजट्स बनाते हैं। ये बजट जब बन जाते हैं तो हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको फॉलो करें। राइट, एस्टैब्लिश टाइम टेबल, किस टाइम को कब करना है, शिफ्टें कब शुरू होंगी, कब ख़त्म होंगी, 8-8 घंटे की होगी, 12-12 घंटे की शिफ्ट होगी, पहली शिफ्ट कब से कब होगी, सेकंड शिफ्ट कब से कब होगी। सिर्फ ये इंसानों के लिए एक बाइसिकल एक बनाने खड़ा हुआ है, उसको कितनी देर में असेंबल कर लेना चाहिए। स्टॉप वॉच में हमारे पास टाइम नोटेड होना चाहिए कि एक आदमी एक बाइसिकल को 2 घंटे में असेंबल करता है और एक दिन में उसको कम से कम 3 बाइसिकल असेंबल कर लेने चाहिए। एक शख्स जो पेंटर है उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक बाइसिकल को तकरीबन 1 घंटे में पेंट करता है, तो उस वर्किंग आवर में 8 घंटे के दौर में उसको तकरीबन 7 बाइसिकल्स को पेंट कर लेना चाहिए। ये टाइम टेबल हम उनको देंगे बना के। अगर कोई स्लो है तो उसको कहा जाएगा, उसको गाइड किया जाएगा कि ये चीज़ अब अपने स्टैंडर्ड टाइम में मुकम्मल करें, और अगर कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी जा रहा है, इस सब चीज़ों के लिए पाबंदी होगी कि कोई लेट नहीं आएगा, कोई जल्दी नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है हम टाइम टेबल इस्टेब्लिश कर लेंगे, और टाइम टेबल सिर्फ हमारे वर्कर्स के लिए नहीं होगा, हम अपनी सीजनल प्रोडक्ट के हिसाब से सीजनल टाइम टेबल भी सेट करेंगे। अगर हमारी प्रोडक्ट की नौयत विंटर की है, स्वेटर हम सेल करने जा रहे हैं, तो हमें कब लॉन्च कर लेना चाहिए, कब हमारे मार्केट में आने हैं, और कब हम उसकी प्रोडक्शन शुरू करें कि हम कब उसको नवंबर में हम उसको लॉन्च कर सकें। ये टाइम टेबल हमारे पास सेट होना चाहिए, और कब तक हम अपने विंटर सीजन के प्रोडक्ट्स को मार्केट में रखेंगे। तो इस तरह से ये टाइम टेबल हमने सेट किया। मशीन टाइम टेबल बनता है कि मशीन को कितने घंटे चलाना है और कितने घंटे आराम देना है। इस तरह से हम मशीन टाइम टेबल बना लेते हैं। हर चीज़ का, हर इंडिविजुअल पर्सन, मशीन, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल टाइमिंग, सीजनल टाइम टेबल, हमारी प्रोडक्ट कब लॉन्च होगी और कब नहीं होगी, ये सारे टाइम टेबल हम अपने टाइम टेबल में बनाते हैं। लास्टली, डिसाइड ऑन द स्टैंडर्ड। हर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी इसी पॉलिसी में तयशुदा स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। हम अलग अलग इंडिविजुअल हर एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड बना लेंगे। मिस्टर एक्स जो कि एक सेल्स ऑफिसर हैं, जो कि नॉर्थ नामाबाद के 2 ब्लॉक को कवर करते हैं, उनको रोज़ाना तकरीबन इतने प्रोडक्ट्स, इतने यूनिट हमारे सेल कर देने हैं। ये स्टैंडर्ड बन गया मिस्टर एक्स के लिए। मिस्टर वाई के लिए, वो औरंगी में डील करते हैं, उनको भी कोई अलग स्टैंडर्ड दे दिया जाएगा। इस तरह से हम अलग अलग स्टैंडर्ड बना लेंगे। ये इंडिविजुअल्स के हिसाब से हुआ। हम अगर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो हर एक्टिविटी के लिए हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड बना के हर एक शख्स के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के लिए, चाहे वो उन लोगों से मुतालिक हो या आम फंक्शनिंग से मुतालिक हो, हम उसके लिए स्टैंडर्ड बना लेंगे। हम कहेंगे कि टाइम टेबल में तकरीबन आधे घंटे की फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। ये स्टैंडर्ड हो गया टाइम स्टैंडर्ड।
कि हम इसके लिए हाफ आर की फ्लक्चुएशन को एक्सेप्टेबल समझेंगे। तो हर चीज़ के लिए हम जब स्टैंडर्ड बना लेंगे तो हमारा ये प्लानिंग प्रोसेस अल्टीमेटली इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स तक ख़त्म होगा जो कि हमने अपने लिए सेट किए हैं। और एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर इन पे अपनी नज़र बहुत देर पर रखेगा। थैंक यू।